हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण के साथ मैं हिना जुबैर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गोभी वर्गीय सब्जी फसलों में डीबीएम कीट का समेकित प्रबंधन पर जानकारी। बदलते मौसम में मुर्गियों की देखरेख एवं आहार प्रबंधन पर जानकारी। रबी मौसम में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों के अंतर्गत मसूर की बात की जाए तो इसकी खेती प्रदेश के टाल क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है। तो जिन किसान भाई ने धान एवं मक्का की कटाई कर ली है, वे अपने खाली पड़े खेतों में इस समय मसूर की खेती कर अच्छा लाभ ले सकते हैं। किंतु मसूर की खेती से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इसकी खेती में वैज्ञानिक बिंदुओं को अपनाना होगा, जैसे कि सही खेत का चुनाव, खेत की तैयारी, देसी एवं पुराने बीजों का चयन न करके उन्नत बीजों का चयन कर बुआई करना इत्यादि। परंतु किसान भाई इन पहलुओं पर विशेष ध्यान नहीं देते। अंततः किसानों को मसूर की खेती से प्रति एकड़ कम उपज में ही संतोष करना पड़ता है। कुंवर मंडल, घर बल्थी महेशपुर, प्रखंड कुरसेला प्रखंड का किसान श्री, जिला कटिहार। मैं मसूर की खेती के लिए वैज्ञानिक विधि से जानना चाहता हूँ। खाद क्या होगा, कैसे क्या करना है, ये सब पूरा जानकारी हम चाहते हैं। अतः किसान भाइयों, मसूर की खेती कैसे करें, इस संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक। किसान भाई, आज बात करेंगे कि जिन धान वाले इलाकों में धान की आगात कटाई हो चुकी है, उन क्षेत्रों में दलहनी फसल के रूप में मसूर की फसल किस तरीके से ली जाए। तो किसान भाई, मसूर की खेती में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप खेत की तैयारी जो है, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर दें और 2 से 3 जुताई जो है कल्टीवेटर से करके पाटा लगा दें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाने की आवश्यकता है और ये ध्यान रखना है कि खेत को इस पाटा लगाने के क्रम में समतल करने का प्रयास करें, जिससे कि आपकी फसल अच्छी हो सके। उर्वरक प्रबंधन की जहाँ तक हम बात करें किसान बंधु, तो अगर आपने मिट्टी की जांच करा ली है तो बहुत अच्छा, अन्यथा जो है 20 किलोग्राम नत्रजन एवं 40 किलोग्राम स्फुर की आवश्यकता पड़ती है मसूर की खेती में। उसके बाद किसान भाई बात करते हैं कि किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। तो किस्मों के चुनाव में ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि जिन किस्मों को आप खरीद रहे हैं वो किस्में जो हैं आपके क्षेत्र के विशेष के लिए उपयुक्त हों और उन किस्मों को जहाँ से भी आप खरीदें वो विश्वसनीय संस्था होनी चाहिए। उन किस्मों के चुनाव के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से भी संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, पहली जो बीज की किस्म है वो है PL 406। इस किस्म को आप 25 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक आराम से लगा सकते हैं, ये उपयुक्त समय है और ये जो है 130 से लेकर 140 दिन में परिपक्व हो जाती है और इसकी जो औसत उपज हम लोगों ने अब तक देखी है वो 18 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर की औसत उपज है और पूरे बिहार में इस किस्म को लगा सकते हैं। दूसरी जो किस्म है वो मल्लिका के नाम से जानी जाती है। इस किस्म को आप 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक लगा सकते हैं और इसकी जो औसत उपज है वो 20 से लेकर 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर है
और एक और किस्म है किसान भाई जिसको अरुण के नाम से जानते हैं, इसको PL 7712 भी कहते हैं। इस किस्म को भी 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आप लगा सकते हैं और इसकी जो औसत उपज है वो 22 से लेकर 25 कुंटल तक है। एक दूसरी किस्म है जिसको HUL 57 के नाम से जानते हैं। इस किस्म को आप 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में लगा सकते हैं और इसकी जो औसत उपज है वो 20 से लेकर 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 120 से लेकर 125 दिन में तैयार हो जाती है। एक और किस्म है जिसको हम KLS 218 के नाम से जानते हैं। इस किस्म को 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक अगर आप लगाते हैं तो आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। इसकी परिपक्वता अवधि जो है 120 से लेकर 125 दिन तक है और इसकी जो औसत उपज क्षमता है वो 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। एक और दूसरी किस्म है जिसको नरेंद्र मसूर 1 के नाम से जानते हैं। इसको भी आप 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। इसकी जो परिपक्वता अवधि है वो 120 से लेकर 125 दिन की है और इसकी जो औसत उपज क्षमता है ये 20 से 25 को वर्णन किया, इन किस्मों के बारे में बताया। इन किस्मों के साथ आप अपनी मसूर की खेती आरंभ कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है किसान बंधु कि बीज दर क्या हो। तो छोटे प्रजाति की जो मसूर की किस्में हैं उनके लिए बीज दर 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप लेंगे एवं बड़े प्रजाति की अगर मसूर की बीज आप लेके खेती करने चल रहे हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो जिन किस्मों का मैंने यहाँ प्रति हेक्टेयर की दर से आप बीज खरीदेंगे। बीज खरीदने के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस बीज का जो आने वाली रोग है, आने वाले जो कीट हैं उनसे मुकाबला करने के लिए उस बीज का किस तरीके से हम बीज उपचार करें। तो पहला जो उपचार है वो बुआई से 48 घंटे पहले आप जो है एक फफूंदनाशी दवा डाइफोल्टान, थीरम या कैप्टान, इसकी 2.5 ग्राम की मात्रा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त होती है। तो मसूर की जो आप खेती करने चल रहे हैं, मसूर का जो आपने बीज लिया है उसमें 1 किलोग्राम में 2.5 ग्राम की मात्रा के हिसाब से फफूंदनाशी दवा, थीरम या कैप्टान या डाइफोल्टान का आप उसमें के साथ आप बीज उपचार कर सकते हैं। इसके बाद कई क्षेत्रों में देखा जाता है कजरा पिल्लू का प्रकोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो कजरा पिल्लू से बचाव के लिए 8 ml जो है क्लोरपाइरिफास 20 EC की मात्रा से आप जो है उपचार करेंगे और ध्यान आपको ये रखना है कि पहला उपचार आप फफूंदनाशी से करेंगे, उसके बाद दूसरा उपचार जो है कीटनाशी से करेंगे। तो कीटनाशी से करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लोरपाइरिफास 20 EC की मात्रा है वो 20 EC की 8 ml प्रति किलोग्राम की दर से मात्रा को आप उस बीज में मिलाएंगे। इसके बाद जो है आप पर्याप्त राइजोबियम कल्चर कई किलो के लिए आता है। तो जो भी राइजोबियम कल्चर लेंगे आप जहाँ से भी लेंगे उनको बताएंगे कि मसूर के लिए मुझे राइजोबियम कल्चर चाहिए। तो मसूर के लिए उपयुक्त राइजोबियम कल्चर से आप उसका उपचार कर दें बुआई के ठीक पहले। एवं इसके साथ साथ जो खेत में छूटा हुआ फास्फोरस है उसको घुलनशील बनाने के लिए PSB जो फॉस्फेट सल्बलाइजिंग बैक्टीरिया आता है, फॉस्फेट घोलक जीवाणु आता है, उससे आप बीज को उपचारित करके मसूर का बीज जो है बीज खेत में लगाएं। इसके बाद जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए एवं कतार से कतार की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर की सहायता से का ध्यान रखते हुए आप मसूर के बीज को लगाएं। एवं निकाय इसके बाद निकाय गुड़ाई एवं खरपतवार की बात आती है। तो पहली निकाय गुड़ाई की आवश्यकता जो है 15 से 20 दिन पे पड़ती है और दूसरी निकाय गुड़ाई की आवश्यकता 40 से 45 दिनों पे पड़ती है। अगर आपके पास मैनुअल लेबर उपलब्ध नहीं है, मानव श्रम उपलब्ध नहीं है, तो आप पेंडीमेथिलीन 30 EC की मात्रा बुआई के 48 घंटे के भीतर 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 लीटर की मात्रा जो है उसका आप छिड़काव कर देंगे। तो जो खरपतवार है उनको आप वहीं पर रोक देंगे। कृषि सह व्यवसाय के रूप में हमारे झारखंड प्रदेश के किसान बंधु लाख का पालन करके अच्छा लाभ कमाते हैं और यह व्यवसाय दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन बहुत से किसान भाइयों को इस व्यवसाय की सही जानकारी न होने के कारण लाख की खेती नहीं कर पाते हैं और कुछ किसान भाई करते तो हैं लेकिन उन्हें सही जानकारी न होने के कारण कम लाभ में ही संतोष करना पड़ता है। कुछ इसी प्रकार की जानकारी चाह रहे हैं ग्राम कटियाटू जिला रांची के कृषक शंकर महतो। तो आइए मिलते हैं उनसे। और लाह के बारे में ट्रेनिंग कहाँ लेना है और कब लगाना है, कैसे खेती करना है, इसके बारे में पूरा जानकारी
दीजिए। अतः किसान भाइयों, लाख की खेती कौन कौन से पौधों पर करें तथा इसका प्रशिक्षण कहां से प्राप्त होगा, इस विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं IINRG नामकुम रांची के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक कुमार। लाख उत्पादन में झारखंड का एक अपना विशिष्ट महत्व है। झारखंड का जो क्लाइमेट है वह लाख के लिए बहुत ही उपयोगी है और पूरे भारतवर्ष में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर लाख का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटका है, इस तरह के कई स्टेट्स हैं जहां पर लाख की खेती संभव है। लाख उत्पादन के लिए किसान भाइयों मुख्यतः 4 मुख्य पौधे को हम लोग जानते हैं, जिसमें कि एक कुसुम है, एक पलास है, एक बेर है और सेमियालता है। कुसुम, बेर, पलास तो ये एक पेड़ है और ये आपके खेतों में, आपके मेड़ियों पर और कई जगह पे पाए जाते हैं। इसमें लाख का उत्पादन किया जाता है। लाख उत्पादन के लिए एक झाड़ीनुमा जो नया प्लांट है जिसे हम लोग फ्लेमिंजिया सेमियालता बोलते हैं, जैसे आम बोलचाल की भाषा में सेमियालता कहा जाता है, उसमें भी यह खेती संभव है। इस खेती के लिए किसान भाइयों अगर आप चाहें प्रशिक्षण लेने के लिए तो इसके लिए विश्वविख्यात संस्थान जो भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान के रूप में जाना जाता है, जो कि नामकुम रांची में अवस्थित है, इसमें आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। और आपको लाख के उत्पादन के लिए खासकर इस प्लांट को सेलेक्ट करके और इस पर बिहन लाख लगाने की ज़रूरत है। बिहन लाख हमारा कहने का मतलब ये है कि यह एक बीज है। जैसे ही आप बिहन लाख लगाएंगे तो लगभग 8 से 10 गुना इसका उत्पादन मिलता है। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी पेड़ पे 1 किलो का बिहन लगाते हैं तो करीब करीब कम से कम 8 से 10 किलो आपको लाख का उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, बिहन लाख के लिए भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिहन लाख भी हमारे संस्थान में यानी कि भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान में उपलब्ध हो सकते हैं। और तो और आपके आस पड़ोस में जो लाख की खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, उनके पास भी बिहन लाख उपलब्ध है। इसलिए आप जो है अपने जो संबंधी हैं, दोस्त हैं, इन लोगों से भी बिहन लाख को लेकर के और फिर जैसे ही 6 महीने में आपकी फसल तैयार हो जाती है तो बिहन लाख उनका वापस कर सकते हैं या खरीद करके उनसे प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बिहन लाख के लिए मैंने बताया कि आपको संस्थान में साथ साथ जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं जो कि खेती अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, उनसे भी आप बिहन लाख प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो हमने सेमियालता की बात की थी आपके सामने, उस सेमियालता का भी पौधा, बीज आपको संस्थान से प्राप्त हो सकता है। इस संस्थान से आपको जो पौधा है करीब करीब 5 रुपये प्रति पौधे के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है। इसका बीज भी आप लगा सकते हैं और बीज लगा करके आप सेमियालता पर जब 1 साल का पौधा तैयार हो जाए तो फिर इस पर पूरी तरीके से खेती कर सकते हैं। यह किसान भाइयों एक बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा है जिसमें कि आपको 1 रुपये लगाने पर 8 से 10 रुपये की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, इतना अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस जिसमें कि खासकर जो हम लोग जो ट्रेडिशनल क्रॉप लगा रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो लाख का खेती है वो बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसका उपयोग आप तभी जान सकते हैं जब इसकी खेती आप अपने क्षेत्र में, आप अपने पौधे में, पेड़ में करेंगे। किसान भाइयों, सब्जी की प्रमुख फसलों में गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली का नाम प्रमुखता से आता है और प्रदेश के किसान भाई गोभी की खेती बड़े पैमाने पर सालों भर अपने प्रदेश में करते हैं, जो कि आय का अच्छा स्रोत भी है। परंतु प्रतिवर्ष इन फसलों पर एक बहुत ही विनाशकारी कीट हीरक पृष्ठ पतंगे का प्रकोप देखा जाता है, जिसका आक्रमण इतना भयानक होता है कि देखते ही देखते यह संपूर्ण फसल को चट कर जाता है। और इसके नियंत्रण संबंधी उपायों में आज भी किसान भाई दुविधापूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए प्रकोप की स्थिति में बाजार से रसायनों को लेकर अंधाधुंध छिड़काव करते रहते हैं। परंतु रसायनों के असमय प्रयोग तथा प्रयोग विधि में खामियों की वजह से यह कीट रसायनों के प्रति सहनशील हो गई है, जिसके कारण नुकसान त्यों का त्यों बना ही रहता है। साथ ही फसल उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। अब तो गोभी उत्पादक कृषक सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या इस विनाशकारी कीट का नियंत्रण संभव है। तो कृषक बंधु,
इसका एक ही जवाब है, एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन। यह प्रबंधन क्या है तथा इससे कीट का नियंत्रण किस प्रकार संभव है, इस पर आधारित है आज का यह अंश, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। किसान भाइयों, गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती तो आप लोग किए ही होंगे, परंतु इस फसल को कीटों के प्रकोप से मुक्त रखना ही आपके आगे के उत्पादन को बरकरार रख पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इन सब्जियों के सबसे प्रमुख कीट हीरक पृष्ठ पतंगे के बारे में, जिसे कि डायमंड बैक मॉथ के नाम से भी जाना जाता है। यह कीड़ा पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की फसल पर प्रति वर्ष नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी तो इसका नुकसान स्तर 50 से 80% तक हो जाता है। अब किसान भाइयों, आइए जानते हैं इसकी पहचान, लक्षण तथा होने वाले नुकसान के बारे में। इसका वयस्क छोटे खाकी रंग का मॉथ होता है। इसके अंडे पीले एवं हल्के हरे रंग के होते हैं, जो कि 2 से 8 अंडों का एक समूह लिए हुए पत्तियों की सतह पर चिपके रहते हैं। अब आइए जानते हैं कि इनकी वृद्धि का अनुकूल समय क्या है। इसका लार्वा अपनी पूर्ण वृद्धि में 4 अवस्था पर होता है। यह बहुत छोटा व तेज होता है और यह पत्तियों की सतह पर चिपककर पत्तियों को खाता रहता है। परिणाम स्वरूप पत्तियों पर अनियमित आकार की गड्ढेनुमा संरचनाएं बन जाती हैं। इसके बाद प्यूपा अवस्था शुरू होती है, जो कि रेशम कीट के समान होती है और यह पत्तियों की निचली सतह पर देखे जा सकते हैं, परंतु अधिक क्षति लार्वा अवस्था से ही होती है, जो कि प्रथम दृष्टया नर्सरी में नुकसान करता है। इसके बाद जब फूलों के बनने के समय पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाता है। और किसान भाइयों, फसलों के शीर्ष भाग यानी उत्पाद में इनकी उपस्थिति बाजार में आपके उत्पाद की बिक्री होने नहीं देगी। तो किसान भाइयों, देखा आपने यह कीट इन फसलों के लिए कितना विनाशकारी है। अब आइए जानते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। तो सर्वप्रथम आप फसल की समाप्ति के बाद फसलों के अवशेषों को हटाएं और पूरे खेत की गहरी जुताई करें। फूल गोभी तथा पत्ता गोभी की फसलों के बीच में अंतर्वर्ती फसल के रूप में 1:12 के अनुपात में सरसों की फसल को उगाएं, अर्थात 20 लाइन गोभी वर्गीय फसल के बाद 1 लाइन सरसों की लगाएं, जिससे सरसों की फसल पर यह कीट आकर्षित होगा और फिर आप सरसों की फसल पर ही 10-15 दिन पर डाइक्लोरोवास रसायन 0.75% का छिड़काव करें। ऐसा करने से यह कीट फसल पर नहीं आ पाएगा। 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से निगरानी हेतु लगाएं। खड़ी फसलों में बैसिलस thuringiensis 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का प्रयोग करें। इसका छिड़काव शीर्ष कलिका बनते समय करें। इनके अतिरिक्त परिभक्षी कीटों को फसल पर छोड़ा जाए और यदि किसान भाइयों शीर्ष कलिका बनते समय आक्रमण अधिक हो तो फिर सुरक्षित कीटनाशक जैसे कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 0.5% का छिड़काव करें, परंतु छिड़काव के समय रसायन की संस्तुत मात्रा का ही प्रयोग करें। किसान भाइयों, इस प्रकार आप अपनी गोभी वर्गीय फसलों में इस कीट का नियंत्रण करेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इन फसलों से गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसायों की बात की जाए तो प्रदेश में कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी पालन बहुत से किसान भाई अपनाए हुए हैं और इस व्यवसाय से आप तभी लाभ ले सकते हैं जब इसका मौसम के अनुसार ठीक प्रकार से प्रबंधन करें। परंतु प्राय देखा जाता है कि अधिकतर मुर्गी पालकों द्वारा मौसम के अनुसार ठीक प्रकार से प्रबंधन नहीं किया जाता। चूँकि इस समय जाड़े का मौसम चल रहा है, इसमें आहार आवास प्रबंधन जाड़े के मौसम अनुसार करके ही इसके प्रबंधन में कुछ न कुछ खामियां छोड़ देते हैं, जिससे कि वह अपने प्रति मुर्गी कम लाभ की प्राप्ति करते हैं। परंतु अब बात आती है कि यदि इस व्यवसाय से आपको लाभ लेना है तो जाड़े के मौसम में किस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जाए,
जिससे कि आप अपने मुर्गी पालन से अधिक लाभ ले सकें। इस हेतु हम आपको मिलवा रहे हैं एक विशेष विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश कुमार से। सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ वाइज या मीट वाइज लेने का ये समय है। इसमें कुछ सावधानियां होती हैं जो बरतनी चाहिए। जैसे इसमें बहुत ज्यादा अगर हम पर्दा लगा दें तो अंदर में गैस बनेगा, गड़बड़ी होगी। पर्दा बिल्कुल न रखे तो मुर्गियों को ठंड लगेगी। तो एक ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे कि मुर्गियां अपने शेड में कंफर्टेबल हों। उसके लिए हम एक ऐसी व्यवस्था करते हैं कि शेड में चारों तरफ का एक पर्दा प्लास्टिक का बोरा से या प्लास्टिक पॉलिथीन शीट से एक पर्दा नीचे से 2 फीट लगाया जाए और उसके ऊपर से एक और पर्दा हो जो शेड को बाहर से पूरी तरह से कवर कर सके। ये दोनों व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब जब बच्चे 1 से 3 दिन तक के हों तो रात के समय में शेड को पश्चिम और उत्तर दिशा से पूरी तरह पैक करके सुविधा के अनुसार या तो पूर्व या दक्षिण या दोनों में से कोई एक या दोनों ही दिशाओं में पूरी तरह से पैक किया जा सकता है शुरू में 3 दिन। उसके बाद ठंड जैसे जैसे बढ़ेगी या घटेगी उसके मुताबिक पर्दे का मैनेजमेंट होगा, लेकिन हर हालत में वहां से गैस को बाहर निकालने की व्यवस्था रहनी चाहिए। ऊपर से अगर 1 फीट हम चारों तरफ से खोल देते हैं तो ये काफी फायदेमंद होता है। और अंदर में गर्मी की कुछ व्यवस्था करें। गर्मी देने के लिए आप बुखारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक चीज और क्या है कि लोग गर्मी देने के लिए थोड़ा सा ऐसी व्यवस्था करते हैं कि 6 से 7 बजे 8 बजे वहां अंगीठी जला दिए और फिर सवेर में वहां पहुंचते हैं। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा ठंड सवेर में 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक या 8 बजे तक रहती है और उस वक्त आपकी अंगीठी सबसे बुरे हालत में रहेगी। तो व्यवस्था ऐसी करें कि गर्मी करने का जो भी साधन वहां रहे हो, जो सबसे बड़ा वाला हो, वो रात में 10 बजे या 11 बजे लगाए, जो कि 6-7 बजे तक वो गर्मी देता रहे। इतनी व्यवस्था करें। उसके बाद धीरे धीरे 7 दिन के बाद धीरे धीरे हम अंदर में गर्मी थोड़ा कम कर सकते हैं, पर्दे थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। 7 से 14 दिन तक आधा पर्दा रात में चाहिए। दिन में भी जरूरत के मुताबिक अगर बच्चे आपस में सट रहे हैं तो पर्दा थोड़ा सा ऊपर करिए, गर्मी बढ़ाइए। बच्चे दूर दूर भाग रहे हैं तो पर्दा नीचे करिए, गर्मी कम करिए। 14 दिन से 21 दिन तक में 2 फुट के पर्दे काफी हैं, देख लेंगे। लेकिन अगर शीतलहरी चल रही है तो फिर उस वक्त आधा पर्दा दिया जा सकता है। 21 दिन के बाद फिर मुर्गियां तापमान को अपने मुताबिक अपने को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाती हैं। इसके अलावा इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कुन्नी का मैनेजमेंट। कुन्नी अमूमन लोग एक ही बार उसकी रेकिंग करते हैं। अगर दिन में 2 बार यानी पर्दा उठाने के जस्ट बाद, पर्दा गिराने से, रात में पर्दा गिराने से जस्ट पहले अगर कुन्नी की रेकिंग कर दें या हर दिन 2 बार रेकिंग करें दाना या पानी डालने के ठीक पहले, तो अंदर में गैसों का जमावड़ा ज्यादा नहीं होगा। जहां जहां पानी के कारण वो गीला हो गया है, गंदा हो गया है, बाहर फेंक दें, वहां पर दूसरी कुन्नी को रख दें। ऐसी व्यवस्था करें। एक तीसरी चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा पानी के बारे में। यहाँ जब हम चूजा डालते हैं फार्म में, चूजा डालने से 3 घंटे 4 घंटे पहले ही अंदर अगर पानी के बर्तन में पानी डाल दें और फार्म में गर्मी देना शुरू कर दें तो पानी अपने आप उस लेवल तक गर्म हो जाता है जो मुर्गों के लिए सबसे ज्यादा आरामदायक हो और मुर्गे वो पानी पिएंगे तो ठीक से रहेंगे। उसके अलावा पानी साफ हमेशा दें, उसमें सैनिटाइजर एसिडिफायर नियमानुसार देते रहें। 4 से 6 घंटे ही पानी चले, इतना ही पानी दें। इतना पानी न दे दें कि 8 से 10 घंटा मुर्गा वही पी रहा हो। पानी का बर्तन भी सही मात्रा में होना चाहिए। 100 मुर्गों पर 2 या 2 से ज्यादा भी ले जा सकते हैं। पानी का बर्तन होना ही चाहिए शेड में। वैक्सीनेशन सही समय पर करें और प्रकाश की व्यवस्था अच्छी तरीके से करें। प्रकाश इसलिए जरूरी है क्योंकि जाड़ों में रातें लंबी होती हैं, इसलिए हमेशा वो दाना खाते रहे। इसके लिए कम से कम इतना तो लाइट देना ही होगा कि
दाना मुर्गों को आसानी से दिखे। इसके लिए 60 वाट का एक बल्ब 100 से 150 फीट के लिए काफी है, 6 फीट की ऊंचाई पर। इससे प्रकाश की भी व्यवस्था हो जाएगी। और कहने का मतलब ये है कि इस मौसम में मुर्गों को कंफर्ट दें, जितना ज्यादा वो कंफर्टेबल होंगे उतना ज्यादा उनका वजन बढ़ेगा, उतने कम वो स्ट्रेस में रहेंगे, बीमारियां कम पड़। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। ग्राम पिपरा पकड़ी, जिला चंपारण के कृषक संतोष कुमार। आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पॉली हाउस की उपयोगिता एवं निर्माण विधि के बारे में जानकारी चाहिए है। तो संतोष कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पॉली हाउस बनाने में अहम भूमिका जो मुख्य ध्यान देने की जो बात होती है, पहला होता है साइट सिलेक्शन का। साइट सिलेक्शन हम उस तरह से करेंगे कि जहाँ पर कि हमारा इजीली एसेसिबल हो, मीन्स यातायात का साधन हो, वहाँ का सॉइल जो है वह उसकी पीएच जो है वो न्यूट्रल होना है, वहाँ का पानी जो है वो भी न्यूट्रल होना है, ताकि हम उसको जितना मात्रा में खाद पानी दें उतना ही मात्रा में उसको सही ढंग से पहुँचे, ये आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब पॉली हाउस हम बनाएंगे तो वह यह ध्यान देंगे कि उसके आसपास में कोई बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग नहीं हो, बिल्डिंग दूर में होनी चाहिए, और वो पॉल्यूशन फ्री एरिया होना चाहिए। मींस डस्ट की पार्टिकल जो है वो पॉलीथीन पर अगर पड़ जाता है तो फिर जो है वो ठीक से जो पॉली हाउस जो काम करेगा वो नहीं कर पाएगा, उसकी लाइट इंटेंसिटी घट जाएगी। इस सब को विशेष ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर पॉली हाउस अब बना लिए हैं तो इसमें खास करके हम बेमौसमी फसल का खेती करेंगे। तो हमारा पॉली हाउस का जो फल होता है थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है, लेकिन क्या है कि मार्केट में भी ओपन क्वालिटी का भी उपलब्ध होती है। तो ज़्यादातर जो खरीदार करने वाले होते हैं वो अपन खेत का जो है वो खरीद लेते हैं, तो फिर पॉली हाउस का जो है वो कीमत नहीं आ पाता है। इसलिए इसमें जो है हमको बेमौसमी फसल उपजाएंगे, मीन्स ऑफ सीजन का खेती जो है इसके अंदर करेंगे तो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। पॉली हाउस बहुत तरह के होते हैं, खास करके हमारे क्षेत्र के लिए जो है, बिहार के किसान भाई के लिए जो है वो नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस जो है वो अधिक ही उपयोगी है। और हाईटेक हॉर्टिकल्चर में भी फैन पर कूलिंग सिस्टम आता है, जिस फैन पर कूलिंग सिस्टम चलाने के लिए फिर बिजली की उपलब्धता की जरूरत हो जाती है। बिजली की उपलब्धता नहीं होने के कारण जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा और फिर आपका पॉली हाउस जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा। इसलिए पॉली हाउस के अंदर में जो है वो आपका ड्रिप इरिगेशन या माइक्रो स्प्रिंकलर ही जो है सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं पॉली हाउस लगाने का। तो यह होता है कि कम समय में इसके अंदर फ्रूटिंग फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, ताकि ये जो है मार्केट में जल्दी अवेलेबल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बेमौसमी फसल के लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है। प्लांट टू प्लांट जिसमें हमको डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उस तरह का जो है हमको लगाना है। और इसमें जैसे कि हम टमाटर का खेती कर सकते हैं, शिमला मिर्च का खेती कर सकते हैं, और डिफरेंट फ्लावर का जैसे कि कार्नेशन खेती कर सकते हैं, जरवेरा खेती कर सकते हैं, रोजेस खेती कर सकते हैं। जो हाई जो है हमको ज़्यादा अर्निंग है उस तरह की खेती हम करेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004254 पर दोपहर 2 से 3 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।